कल्पना कीजिए, एक समय था जब भारत विश्व का ज्ञान केंद्र था। हाँ, यह वही भारत था जहाँ तक्षशिला थी, जहाँ नालंदा थी। दुनिया के कोने कोने से जिज्ञासु विद्वान यहाँ आते थे। यूनान से, चीन से, अरब से। हर कोई यहाँ ज्ञान की खोज में आता था। हजारों छात्र, विद्वान, दार्शनिक गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कला और दर्शन का अध्ययन करते थे। लेकिन आज वही भारत एक सवाल से जूझ रहा है, हमारी शिक्षा प्रणाली का असली आधार क्या है? क्या यह वह प्राचीन ज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था? या फिर यह वह शिक्षा है जिसे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने हम पर थोपा था? दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगेगा कि जिस भारत को हम आज तथाकथित पिछड़ा कहते हैं, कभी वह विश्व का अग्रणी शिक्षा केंद्र था। तक्षशिला, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, जहाँ शिक्षा की कोई जाति नहीं थी, कोई भाषा की बंदिश नहीं थी, कोई धर्म की दीवार नहीं थी। बस एक ही लक्ष्य था, ज्ञान की खोज। नालंदा, जहाँ प्रवेश पाने के लिए विद्वानों को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। जहाँ छात्र नागार्जुन, धर्मकीर्ति, दिग्नाग और चंद्रकीर्ति जैसे महान आचार्यों से सीखते थे। जहाँ एक पुस्तकालय था, धर्मगंज। ऐसा विशाल पुस्तकालय जिसमें 3 प्रमुख इमारतें शामिल थीं, रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नरंजक। परंतु जब आक्रांताओं ने इन विश्वविद्यालयों को जलाया, तो हमने क्या खोया? सिर्फ ईंट पत्थरों से बने भवन नहीं, हमने खोया अपना ज्ञान संस्कार, अपनी विचारशीलता, अपना अस्तित्व। सोचिए, अगर नालंदा जीवित होती, तो क्या हमें पश्चिम से विज्ञान सीखने की जरूरत पड़ती? क्या न्यूटन और आइंस्टीन से पहले हमारे अपने वैज्ञानिक नहीं होते? पर समय बदला, आक्रमणकारी आए और गए। परंतु शिक्षा को कैसे बचाया जाए? मुगलों ने शिक्षा में धर्म को प्रमुखता दी। मदरसों की स्थापना हुई, फारसी और अरबी भाषाएं बढ़ीं। लेकिन समस्या ये थी कि शिक्षा तक केवल अमीरों और प्रभावशाली वर्गों की पहुंच थी। आम जन, किसान, व्यापारी, वे कहाँ थे इस शिक्षा व्यवस्था में? और उससे पहले, क्या हमारी पारंपरिक ब्राह्मणवादी गुरुकुल प्रणाली सबको समान अवसर देती थी? नहीं, वहाँ जाति की दीवारें थीं। वहाँ शूद्रों और दलितों के लिए शिक्षा का कोई स्थान नहीं था। हमारे अपने ही समाज ने शिक्षा को एक विशेष वर्ग की जागीर बना दिया था। ये कटु सत्य है, परंतु सत्य यही है। अब समय आया 19वीं शताब्दी का। अंग्रेज आए, उनका लक्ष्य स्पष्ट था, शासन करना। परंतु शासन के लिए उन्हें चाहिए थे क्लर्क, अनुवादक, नौकरशाह। पर प्रश्न ये था, इस शिक्षा सुधार का स्वरूप कैसा हो? क्या ये भारत की परंपरा से जुड़ा हो, या पूरी तरह से पश्चिमी मॉडल पर आधारित हो? और तभी 1835 में भारत की शिक्षा नीति बदलने वाला एक व्यक्ति आया, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। क्या वह भारत की भलाई चाहता था, या सिर्फ ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए नई पीढ़ी तैयार कर रहा था? मैकॉले ने कहा, हम एक ऐसा वर्ग तैयार करेंगे जो रंग से भारतीय होगा, परंतु सोचने में अंग्रेज। और यही हुआ। भारतीय शिक्षा प्रणाली एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी थी। संस्कृत और फारसी को किनारे कर दिया गया। हिंदी, तमिल, तेलुगु, हमारी भाषाएं गौण हो गईं। अंग्रेजी को नया देवता बना दिया गया। अब प्रश्न उठता है, ये बदलाव भारत के लिए अच्छा था या बुरा? क्या हम आज भी मैकॉले की बनाई उस शिक्षा प्रणाली में फंसे हुए हैं? क्या हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को फिर से जांचने की जरूरत नहीं है? जो देश अपनी शिक्षा प्रणाली को नहीं समझता, वह अपनी संस्कृति और पहचान को खो देता है। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। 19वीं शताब्दी का भारत, एक ऐसा देश जहां शिक्षा का स्वरूप बदलने वाला था। एक ऐसा दौर
जहां इतिहास की धारा मोड़ने के लिए एक नाम उभर रहा था, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। लेकिन ये कौन था? क्या यह एक सुधारक था जिसने भारतीय शिक्षा को नई दिशा दी, या यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत की आत्मा को अंग्रेजी की बेड़ियों में जकड़ दिया? आइए इस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें। थॉमस बैबिंगटन मैकॉले का जन्म 25 अक्टूबर 1800 को इंग्लैंड में हुआ था। उसका परिवार धार्मिक था। उसके पिता जैकरिया मैकॉले एक कट्टर ईसाई और ब्रिटिश साम्राज्य के निष्ठावान सेवक थे। बचपन से ही मैकॉले एक विलक्षण बुद्धि वाला छात्र था। उसे पढ़ने का अत्यधिक शौक था। कहते हैं उसने मात्र 6 साल की उम्र में ही अपनी पहली ऐतिहासिक पुस्तक लिख दी थी। परंतु ये केवल एक होशियार लड़का नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य का कट्टर समर्थक भी था। उसकी सोच स्पष्ट थी, पश्चिमी सभ्यता सबसे श्रेष्ठ है और इसे पूरी दुनिया में फैलाना ही ब्रिटिश साम्राज्य का कर्तव्य है। वह मानता था कि अंग्रेजी भाषा और ब्रिटिश संस्कृति ही असली प्रगति के प्रतीक हैं। उसके विचारों को जानने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को समझना होगा। 1835 में मैकॉले ने एक ऐतिहासिक दस्तावेज लिखा, जिसे हम मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ये केवल एक रिपोर्ट नहीं थी, यह एक विचारधारा थी। ये भारत की शिक्षा को हमेशा के लिए बदल देने वाला एक फैसला था। मैकॉले ने इस रिपोर्ट में क्या लिखा? 1. भारतीय भाषाएं अयोग्य हैं। मैकॉले ने लिखा, संस्कृत और अरबी में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो पश्चिमी सभ्यता से श्रेष्ठ हो। 2. भारतीय शिक्षा प्रणाली बेकार है। उसका मानना था कि गुरुकुल और मदरसे पुरानी सोच से भरे हुए हैं। 3. शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। मैकॉले ने कहा कि भारत में अंग्रेजी को ही शिक्षा का आधार बनाया जाए। 4. एक नया वर्ग तैयार किया जाए। हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना होगा जो दिखने में भारतीय हो परंतु सोचने में अंग्रेज। ये कितना भयानक विचार था। यहाँ तक कि जब ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारी चाहते थे कि भारतीय भाषाओं को भी संरक्षण दिया जाए, तब भी मैकॉले ने कहा, एक शेल्फ में रखी अंग्रेजी किताब की एक लाइब्रेरी पूरी भारतीय और अरबी साहित्य से बेहतर है। क्या ये भारत के ज्ञान की अवहेलना नहीं थी? क्या ये हमारे महान ग्रंथों, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत का अपमान नहीं था? लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मैकॉले की सिफारिश को मान लिया और इसके साथ ही भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का अंत शुरू हो गया। अब ये सवाल उठता है, क्या मैकॉले भारत का भला चाहता था? अगर हम उसके शब्दों को पढ़ें तो साफ दिखता है कि वह भारत को सिर्फ एक उपनिवेश मानता था। उसके लिए भारतीय सभ्यता की कोई खास अहमियत नहीं थी। उदाहरण के लिए उसने लिखा था, हमें भारतीयों को इतना शिक्षित करना है कि वे हमारे प्रशासन के लिए सहायक बन सकें, परंतु इतना नहीं कि वे हमारी सत्ता को चुनौती दे सकें। यहाँ उसकी नीति स्पष्ट थी, भारतीयों को अंग्रेजी सिखाओ लेकिन उन्हें स्वतंत्र सोचने मत दो। उन्हें अंग्रेजी कानून और शासन व्यवस्था सिखाओ लेकिन अपनी संस्कृति से काट दो। उन्हें केवल नौकर बनाओ, नेता नहीं। क्या हम आज भी इसी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली आज भी केवल क्लर्क तैयार कर रही है? अब हमें ये देखना होगा कि उसकी नीतियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सकारात्मक प्रभाव। 1. एक नई आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। 2. पश्चिमी विज्ञान और तकनीक भारत में आए। 3. भारतीयों को नौकरशाही और प्रशासन में अवसर मिले। नकारात्मक प्रभाव। 1. भारतीय भाषाओं को दबा दिया गया। 2. पारंपरिक शिक्षा प्रणाली नष्ट हो गई। 3. शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान से ज्यादा नौकरी बन गया। 4. एक वर्ग संघर्ष शुरू हो गया, अंग्रेजी बोलने वाले और स्थानीय भाषा बोलने वाले भारतीयों के बीच। आज भी अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो उसे असभ्य माना जाता है।
यह मैकॉले की नीति का ही परिणाम है। तो क्या मैकॉले भारत का सुधारक था, या वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारतीय आत्मा को कमजोर कर दिया? अगर हम केवल पश्चिमी शिक्षा और आधुनिकता को देखें, तो शायद हम कहेंगे कि उसने भारत को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर हम अपनी संस्कृति, भाषा और जड़ों की बात करें, तो शायद हम कहेंगे कि उसने भारत को गुलामी की मानसिकता में डाल दिया। परंतु अब ये हमारे हाथ में है। क्या हम अपनी शिक्षा प्रणाली को फिर से जांचेंगे? क्या हम अपनी भाषाओं को पुनर्जीवित करेंगे? क्या हम केवल नौकर नहीं, बल्कि स्वतंत्र विचारक बनेंगे? मैकॉले का प्रभाव आज भी हमारे बीच है, परंतु प्रश्न ये है, क्या हम उसकी बनाई व्यवस्था को तोड़कर एक नई, स्वतंत्र और भारतीय शिक्षा प्रणाली बना सकते हैं? किसी भी देश की आत्मा उसकी शिक्षा में बसती है। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, एक दृष्टिकोण है। मैकॉले की शिक्षा नीति ने भारत में केवल एक भाषा परिवर्तन नहीं किया, इसने पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली को बदलकर रख दिया। एक ऐसी प्रणाली जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, उसे जड़ से हिलाकर रख दिया। अब सवाल उठता है, क्या भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली वास्तव में इतनी कमजोर थी कि उसे बदला जाना जरूरी था? क्या अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने भारत को लाभ पहुंचाया, या यह एक सोची समझी रणनीति थी भारत को गुलाम बनाने की? आइए इस बहस को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। हमारे देश में शिक्षा का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। प्राचीन काल में भारत की शिक्षा प्रणाली दो मुख्य रूपों में थी। 1. गुरुकुल प्रणाली, ब्राह्मणवादी शिक्षा। 2. मदरसा प्रणाली, इस्लामिक शिक्षा। 1. गुरुकुल प्रणाली, एक संक्षिप्त अवलोकन। गुरुकुल का अर्थ था वह स्थान जहां गुरु अपने शिष्यों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। मुख्य विशेषताएं: शिक्षा निःशुल्क या गुरुदक्षिणा आधारित होती थी। विद्यार्थी गुरु के घर रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। केवल वेद शास्त्र ही नहीं, बल्कि गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, कला भी सिखाई जाती थी। नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। 2. लेकिन इसमें एक दोष था, जातिवाद। गुरुकुल प्रणाली का सबसे बड़ा दोष था कि यह जाति आधारित थी। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और कभी कभी वैश्य जाति के लोगों को ही उच्च शिक्षा मिलती थी। शूद्रों, दलितों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। यह व्यवस्था ज्ञान को एक विशेष वर्ग तक सीमित रखती थी। तो क्या ये कहना सही होगा कि यह शिक्षा प्रणाली केवल कुछ विशेष वर्गों के लिए थी? क्या ये पूरे समाज को शिक्षित करने में सक्षम थी? इस्लामी शासनकाल के दौरान भारत में मदरसा शिक्षा प्रणाली विकसित हुई। मुख्य विशेषताएं: इस्लामी शिक्षा का जोर कुरान, हदीस और अरबी भाषा पर था। गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा भी पढ़ाई जाती थी। इस प्रणाली में जातिवाद तो नहीं था, लेकिन यह मुख्य रूप से मुस्लिम समाज तक सीमित थी। अब सवाल उठता है, क्या ये दोनों प्रणालियां पूरे भारत को शिक्षित करने में सक्षम थीं? नहीं। गुरुकुल प्रणाली में जाति भेदभाव था। मदरसा प्रणाली में धार्मिक सीमाएं थीं। तो क्या अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली इस समस्या का समाधान थी? मैकॉले ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया। उसने कहा, हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहिए जो भारतीयों को अंग्रेजों के समान बना दे। बदलाव जो हुए: 1. जाति आधारित शिक्षा का अंत। अब शिक्षा केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रही। निम्न जाति के लोगों को भी स्कूलों में प्रवेश मिलने लगा। दलित और शूद्र वर्ग के लिए शिक्षा के नए अवसर खुले। 2. महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा। पहले महिलाओं की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने महिला शिक्षा को कुछ हद तक बढ़ावा दिया। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, लाभ या हानि। लाभ: अब शिक्षा केवल ब्राह्मणों और उच्च जातियों तक सीमित नहीं थी।
विज्ञान, गणित और तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ। आधुनिक प्रशासनिक और कानूनी ज्ञान भारतीयों तक पहुंचा। एक नया शिक्षित वर्ग बना जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई। हानि, अंग्रेजी को प्राथमिक भाषा बनाने से भारतीय भाषाएं पीछे रह गईं। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति से हटकर नौकरियां पाना हो गया। भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास को कमतर आंका गया। सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रही। गरीबों को अब भी अच्छी शिक्षा नहीं मिली। तो क्या मैकॉले की शिक्षा प्रणाली ने भारत को शिक्षित किया या इसे मानसिक गुलामी की ओर धकेल दिया? ब्राह्मणवादी बनाम पश्चिमी शिक्षा, किसकी जीत हुई? अब अगर हम तुलना करें तो ब्राह्मणवादी शिक्षा नैतिकता सिखाती थी, लेकिन जाति आधारित भेदभाव था। मदरसा शिक्षा धार्मिक थी, लेकिन संकीर्ण थी। पश्चिमी शिक्षा वैज्ञानिक थी, लेकिन भारतीय संस्कृति से दूर ले गई। तो क्या किया जाए? हमें किस शिक्षा प्रणाली की ओर जाना चाहिए? समाधान और भविष्य की राह। 1. भारतीय भाषाओं को फिर से प्राथमिकता दी जाए। 2. शिक्षा को नौकरी उन्मुख बनाने के बजाय ज्ञान केंद्रित बनाया जाए। 3. नैतिक शिक्षा को फिर से मुख्यधारा में लाया जाए। 4. जातिवाद वर्चस्व से मुक्त एक संतुलित शिक्षा प्रणाली बनाई जाए। अब ये हमारे हाथ में है। क्या हम मैकॉले की शिक्षा नीति के गुलाम बने रहेंगे या एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाएंगे जो भारतीयता को फिर से जीवित करेगी? भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह हमारी संस्कृति, सोच और पहचान की वाहक होती है। जब थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने 1835 में अपने प्रसिद्ध मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन में अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा का आधार बनाने की सिफारिश की, तो ये सिर्फ भाषा का परिवर्तन नहीं था, यह एक रणनीतिक कदम था जिसने भारतीय समाज की सोच, संरचना और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। अब सवाल उठता है, क्या अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने भारत को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया या यह एक मानसिक गुलामी थोपने की योजना थी? क्या अंग्रेजी भाषा ने भारतीयों को विश्व मंच पर सशक्त बनाया या यह एक नया सामाजिक विभाजन पैदा करने का कारण बनी? आइए इस बहस को ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। भारत सदियों से बहुभाषी देश रहा है। यहाँ संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू और फारसी जैसी भाषाएं शिक्षा और प्रशासन में प्रयोग होती थीं। प्राचीन काल, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में संस्कृत और पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। मध्यकाल, मुस्लिम शासन के दौरान फारसी प्रशासनिक भाषा बनी, जबकि मदरसों में अरबी फारसी शिक्षा दी जाती थी। ब्रिटिश काल, 19वीं सदी तक भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा दी जाती थी, लेकिन फिर अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई। तो फिर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम क्यों बनाया गया? क्या भारतीय भाषाएं शिक्षा के लिए अयोग्य थीं? मैकॉले की रणनीति, क्यों लागू की गई अंग्रेजी? थॉमस मैकॉले ने तर्क दिया कि भारतीय भाषाओं में आधुनिक विज्ञान, गणित, प्रशासनिक और कानूनी ज्ञान उपलब्ध नहीं है। उसने लिखा, हमारा उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो रंग और रक्त से भारतीय हो, लेकिन सोचने समझने में अंग्रेज हो। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के पीछे 3 मुख्य कारण थे। 1. प्रशासनिक जरूरतें। ब्रिटिश सरकार को ऐसे भारतीयों की जरूरत थी जो प्रशासनिक कार्यों में सहायता कर सकें। अंग्रेजों को अपनी भाषा में प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता थी जो ब्रिटिश कानून और प्रशासन को समझें। 2. मानसिक गुलामी की रणनीति। भारतीयों को यह विश्वास दिलाया गया कि अंग्रेजी एक श्रेष्ठ भाषा है। धीरे धीरे भारतीय अपनी भाषा और संस्कृति को हीन समझने लगे। यह एक मानसिक उपनिवेशवाद, मेंटल कॉलोनियलिज्म की नींव थी। 3. भारतीय समाज में विभाजन। अंग्रेजी बोलने वाले उच्च वर्ग और स्थानीय भाषाएं बोलने वाले निम्न वर्ग के बीच अंतर पैदा किया गया।
इसने समाज में एक नया सामाजिक और आर्थिक भेदभाव खड़ा कर दिया। तो क्या अंग्रेजी भाषा ने भारतीयों को गुलाम बनाया, या यह एक अवसर का द्वार थी? अंग्रेजी शिक्षा के लाभ, क्या यह वरदान साबित हुई? 1. आधुनिक विज्ञान और तकनीक की उपलब्धता। अंग्रेजी के माध्यम से भारतीयों को विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और व्यापार के आधुनिक ज्ञान तक पहुंच मिली। इसने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। 2. वैश्विक संपर्क और अवसर। अंग्रेजी भाषा के कारण भारतीयों को वैश्विक स्तर पर शिक्षा और नौकरियों में अवसर मिले। आज भारत की आईटी इंडस्ट्री और वैश्विक व्यापार में सफलता का एक बड़ा कारण अंग्रेजी ज्ञान है। 3. स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। अंग्रेजी ने भारतीयों को ब्रिटिश कानून, इतिहास और राजनीति को समझने में मदद की। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। तो क्या अंग्रेजी एक नई रोशनी थी, या यह अंधकार की ओर ले जाने वाला रास्ता था? अंग्रेजी शिक्षा की हानियां, क्या यह अभिशाप थी? 1. भारतीय भाषाओं की अवहेलना। भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा का विकास अवरुद्ध हो गया। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, बांग्ला जैसी समृद्ध भाषाएं केवल साहित्य तक सीमित रह गईं। आज भी विज्ञान और तकनीकी विषयों के लिए भारतीय भाषाओं में सीमित सामग्री उपलब्ध है। शिक्षा और जातिवाद। आज की स्थिति। आज भी अंग्रेजी हमारे समाज में एक दीवार की तरह खड़ी है, लेकिन असली फर्क तो शिक्षा करती है, भाषा नहीं। अगर हर व्यक्ति को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो भाषा की दीवार अपने आप गिर जाएगी। निम्न जातियों और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, जिससे वे प्रतियोगिता में पिछड़ जाते हैं। सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा के कारण बहुत से योग्य छात्र पीछे रह जाते हैं। जातिवाद आज भी बना हुआ है, लेकिन अब यह भाषा और शिक्षा के स्तर पर भी दिखाई देता है। निष्कर्ष: शिक्षा ने जातिवाद को कमजोर किया या मजबूत? अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को आधुनिक प्रशासन, विज्ञान और न्यायिक प्रणाली से जोड़ा। इसने निम्न जातियों और महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया, लेकिन इसने एक नया, एलीट अंग्रेजी वर्ग पैदा कर दिया, जिसने नया भेदभाव शुरू कर दिया। अब हमें ये तय करना है, क्या हम ऐसी शिक्षा नीति बना सकते हैं जो अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बीच संतुलन बनाए? क्या हम जातिवाद को खत्म करने के लिए शिक्षा को सही तरीके से लागू कर सकते हैं? अगर शिक्षा जातिवाद को खत्म नहीं कर सकती, तो फिर और कौन कर सकता है? हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी होगी जो सच में सबको समान अवसर दे। शिक्षा सिर्फ ज्ञान देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के ढांचे को बदलने का सबसे बड़ा औजार भी है। लेकिन क्या मैकॉले की शिक्षा नीति ने भारतीय समाज को सशक्त किया, या उसे ब्रिटिश प्रशासन का एक अंग बना दिया? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले केवल शिक्षा नीति तक सीमित नहीं थे। उनके योगदान का एक और महत्वपूर्ण पहलू था भारत में प्रशासनिक और कानूनी सुधार। 1835 के उनके शिक्षा सुधारों के साथ साथ उन्होंने भारतीय सिविल सेवा (ICS) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की नींव भी रखी, जिसने भारत के प्रशासन और न्याय प्रणाली को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या ये बदलाव भारतीयों को शक्तिशाली बनाने के लिए थे या केवल ब्रिटिश शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए? आइए इस विषय का गहराई से विश्लेषण करें। 1. भारतीय प्रशासन और कानून। मैकॉले से पहले का परिदृश्य। मुगल और मराठा प्रशासन प्रणाली। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में विभिन्न प्रशासनिक और न्यायिक प्रणालियां थीं। मुगलों का शासन शाही फरमानों और काजी अदालतों पर आधारित था। मराठों, सिखों और राजपूतों की अपनी स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं। कानूनों की कोई एकरूपता नहीं थी। हर क्षेत्र में अलग अलग नियम थे। ब्रिटिश शासन से पहले कानूनी स्थिति।
18वीं शताब्दी तक भारत में धार्मिक और जातिगत आधार पर न्याय दिया जाता था। हिंदू और मुस्लिम कानून अलग अलग थे और न्याय का कोई समान स्वरूप नहीं था। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और धीमी न्याय प्रणाली आम बात थी। लेकिन क्या ब्रिटिश कानूनों ने इस स्थिति में सुधार किया या केवल अपने शासन को आसान बनाया? 2. भारतीय सिविल सेवा (ICS) की स्थापना, एक वरदान या अभिशाप? भारतीय प्रशासन में सुधार के प्रयास। ब्रिटिश सरकार को भारत में सुचारू प्रशासन चलाने के लिए एक मजबूत और प्रशिक्षित नौकरशाही की जरूरत थी। मैकॉले ने इंडियन सिविल सर्विस (ICS) का ढांचा तैयार किया, जिसे बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का रूप मिला। ये सेवा पूरी तरह से योग्यता आधारित थी, यानी परीक्षा पास करने वालों को ही इसमें जगह मिलती थी। लेकिन इसमें भेदभाव भी था। शुरू में ये परीक्षा लंदन में होती थी, जिससे भारतीयों के लिए इसमें चयन कठिन था। 19वीं सदी के अंत तक भी ICS में भारतीयों की संख्या बहुत कम थी। ये भारतीय प्रशासन में अंग्रेजों का वर्चस्व बनाए रखने का एक तरीका बन गया। प्रश्न उठता है, क्या ICS भारतीयों के लिए सशक्तिकरण का जरिया था या सिर्फ एक औपनिवेशिक व्यवस्था? 3. भारतीय दंड संहिता (IPC) और कानूनी सुधार। मैकॉले ने 1860 में भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड IPC) का मसौदा तैयार किया, जो आज भी भारत में लागू है। लेकिन ये सुधार भारत के लिए थे या ब्रिटिश शासन के लिए? IPC की प्रमुख विशेषताएं। पहली बार पूरे भारत में एक समान कानून प्रणाली बनी। व्यक्तिगत राय और धार्मिक कानूनों के बजाय लिखित कानून लागू किए गए। हत्या, चोरी, बलात्कार और अन्य अपराधों के लिए स्पष्ट दंड निर्धारित किए गए। IPC की सीमाएं और आलोचनाएं। ब्रिटिश सरकार को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए कुछ अनुच्छेद। धारा 124A, देशद्रोह का इस्तेमाल भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किया गया। धारा 295A, धार्मिक भावना भड़काने के कानून का प्रयोग भारत में सामाजिक विभाजन बढ़ाने के लिए हुआ। कानूनों का अंग्रेजों और भारतीयों के लिए अलग अलग अनुपालन था। न्यायपालिका पर पूरी तरह से ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण था, यानी यह भारत के लिए कानूनी सुधार थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के लिए अलग अनुपालन था। 4. ब्रिटिश न्याय व्यवस्था बनाम भारतीय परंपरागत न्याय प्रणाली। क्या ब्रिटिश न्याय प्रणाली बेहतर थी? हाँ, क्योंकि इससे न्याय प्रणाली में कुछ हद तक पारदर्शिता आई। अपराध और सजा के बीच स्पष्ट संबंध बना। अदालतों में वकीलों की भूमिका बढ़ी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक पेशेवर हुई। क्या इससे न्याय सस्ता और सुलभ हुआ? नहीं, क्योंकि ब्रिटिश अदालतें आम भारतीयों के लिए बहुत महंगी और जटिल थीं। मामलों का निपटारा बहुत धीमा हो गया। ब्रिटिश कानूनों में भारतीय समाज की स्थानीय परिस्थितियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। नतीजा, ब्रिटिश न्याय प्रणाली ने भारतीयों के लिए न्याय को आसान नहीं बल्कि और कठिन बना दिया। 5. दीर्घकालिक प्रभाव। मैकॉले की प्रशासनिक और कानूनी विरासत। सकारात्मक प्रभाव। भारतीय सिविल सेवा (ICS) ने योग्यता आधारित प्रशासनिक सेवा की परंपरा शुरू की। IPC आज भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में कानूनी आधार बना हुआ है। कानून और न्यायिक प्रक्रियाओं में कुछ हद तक समानता और पारदर्शिता आई। नकारात्मक प्रभाव। ब्रिटिश कानूनों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कठोर दमन का रास्ता खोला। प्रशासनिक सेवा शुरू में केवल अंग्रेजों के नियंत्रण में रही, जिससे भारतीयों को सशक्त होने में लंबा समय लगा। न्याय प्रणाली आम लोगों से बहुत दूर हो गई और भ्रष्टाचार बढ़ा। प्रश्न उठता है, क्या भारत को आज भी IPC और ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत है, या हमें इसे बदलने की जरूरत है? निष्कर्ष, क्या मैकॉले का प्रशासनिक सुधार भारत के लिए सही था? हाँ,
क्योंकि उन्होंने योग्यता आधारित प्रशासनिक सेवा और कानूनी प्रणाली की नींव रखी। लेकिन ये सुधार भारतीयों को सशक्त करने के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए थे। कानूनों का इस्तेमाल भारतीयों को दबाने के लिए भी किया गया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को बाधाएं झेलनी पड़ीं। क्या आज हमें अपने प्रशासनिक और कानूनी ढांचे को सुधारने की जरूरत है? अगर हम सच में स्वतंत्र भारत चाहते हैं, तो हमें अपने प्रशासन और कानूनों को भी स्वतंत्र बनाना होगा। क्या हम अब भी मैकॉले की बनाई हुई व्यवस्था में जी रहे हैं? क्या मैकॉले सच में भारत के विकास के लिए शिक्षा नीति लाए, या ये सिर्फ एक औपनिवेशिक षड्यंत्र था? क्या उन्होंने भारतीय संस्कृति को जानबूझकर कमजोर किया, या उनकी नीतियां समय की जरूरत थीं? थॉमस बैबिंगटन मैकॉले का नाम भारतीय शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़ा हुआ है, लेकिन जितना उन्हें सराहा जाता है, उतनी ही उनकी नीतियों की आलोचना भी की जाती है। क्या वे भारत के आधुनिक शिक्षा प्रणाली के जनक थे, या उन्होंने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को काटने का काम किया? ये प्रश्न आज भी गहराई से विचार करने योग्य है। 1. क्या मैकॉले ने भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाया? 1835 में मैकॉले ने मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को लेकर अपनी राय रखी। इसमें उन्होंने लिखा, भारत का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ज्ञान और विज्ञान में यूरोपियन साहित्य के समकक्ष हो। ये कथन भारतीय संस्कृति और ज्ञान विज्ञान को हीन बताता है। उन्होंने संस्कृत और अरबी जैसी भारतीय भाषाओं की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। भारतीय ग्रंथों को बेकार और अनुपयोगी कहकर खारिज कर दिया। लेकिन क्या ये केवल उनकी निजी राय थी, या इसके पीछे एक राजनीतिक एजेंडा था? 2. क्या क्लर्क बनाने की नीति सच थी? आलोचक अक्सर कहते हैं कि मैकॉले की शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीयों को सिर्फ क्लर्क बनाना था। इस पर दो दृष्टिकोण हैं। समर्थकों की राय, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीयों को नई नौकरियों के अवसर मिले। अंग्रेजी भाषा से भारतीयों को आधुनिक विज्ञान और तकनीक का ज्ञान हुआ। प्रशासन में नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल विकसित हुए। आलोचकों की राय, उनकी नीतियां भारतीयों को सशक्त बनाने के बजाय ब्रिटिश शासन के लिए एक वफादार वर्ग तैयार करने के लिए थीं। अंग्रेजी शिक्षा ने पारंपरिक ज्ञान को हाशिए पर डाल दिया। इससे भारतीयों में हीन भावना बढ़ी और वे अपनी संस्कृति से कटने लगे। प्रश्न उठता है, क्या अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को उन्नति दी, या उन्हें उनकी जड़ों से काट दिया? 3. भारतीय भाषाओं को हाशिए पर डालने की साजिश। मैकॉले की नीति से पहले तक शिक्षा संस्कृत, अरबी, फारसी और क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाती थी, लेकिन 1835 के बाद अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई। भारतीयों को प्रशासन में अंग्रेजों के साथ काम करने के लिए अंग्रेजी सीखनी पड़ी। संस्कृत और अरबी की पढ़ाई कम कर दी गई, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा कमजोर हुई। धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा एक सामाजिक विभाजन रेखा बन गई। क्या यह अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी कि भारतीय भाषाएं कमजोर हों और लोग अंग्रेजी पर निर्भर हों? 4. क्या शिक्षा नीति ने भारतीय समाज में असमानता बढ़ाई? मैकॉले की शिक्षा नीति के दो पक्ष हैं। सकारात्मक प्रभाव, शिक्षा के अवसर बढ़े, खासकर निम्न जातियों और दलितों के लिए। आधुनिक विज्ञान, गणित और प्रशासनिक ज्ञान बढ़ा। महिलाओं की शिक्षा को भी धीरे धीरे स्वीकार किया जाने लगा। नकारात्मक प्रभाव, अंग्रेजों ने शिक्षा को केवल शहरी उच्च वर्ग तक सीमित रखा। ग्रामीण भारत में शिक्षा बहुत धीरे धीरे पहुंची। अंग्रेजी पढ़ने वाले और न पढ़ने वालों के बीच सामाजिक खाई बन गई। क्या ब्रिटिश शिक्षा नीति ने भारतीय समाज में ऊंच नीच की खाई और गहरी कर दी? 5. क्या भारतीय विद्वानों और स्वतंत्रता सेनानियों ने मैकॉले की नीतियों की आलोचना की? महात्मा गांधी, मैकॉले की शिक्षा नीति ने हमें अपनी संस्कृति से अलग कर दिया।
यह आत्मनिर्भरता के खिलाफ थी। स्वामी विवेकानंद, भारत का ज्ञान हजारों वर्षों पुराना है, लेकिन मैकॉले ने इसे बेकार बताकर हमें अपनी जड़ों से काट दिया। रवींद्रनाथ टैगोर, शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र सोच विकसित करना है, न कि केवल नौकर तैयार करना। क्या भारतीय विद्वानों की राय में सच्चाई थी, या वे अतीत के मोह में बंधे थे? 6. निष्कर्ष: क्या मैकॉले नायक थे या खलनायक? मैकॉले ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली का ढांचा तैयार किया। उन्होंने भारतीय समाज में नई नौकरियों और प्रशासनिक सेवाओं के अवसर दिए, लेकिन उन्होंने भारतीय भाषाओं और संस्कृति को कमजोर किया। उनकी नीतियां सिर्फ ब्रिटिश प्रशासन को आसान बनाने के लिए थीं, भारतीयों के लिए नहीं। प्रश्न ये है, क्या हमें आज भी मैकॉले की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर रहना चाहिए, या एक नई शिक्षा नीति बनानी चाहिए? क्या मैकॉले की शिक्षा नीति ने भारत को आगे बढ़ाया या हमें हमारी जड़ों से काट दिया? क्या यह नीति हमारी सफलता की कुंजी थी या हमारी सांस्कृतिक विरासत पर लगा एक अमिट धब्बा? थॉमस बैबिंगटन मैकॉले की शिक्षा प्रणाली का प्रभाव भारत पर सिर्फ 19वीं सदी में ही नहीं, बल्कि आज भी देखा जा सकता है। 1835 में प्रस्तावित उनकी शिक्षा नीति भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की नींव बनी। इससे आधुनिक विज्ञान, गणित और प्रशासनिक दक्षताओं का विकास हुआ, लेकिन साथ ही ये भारतीय संस्कृति, परंपरागत शिक्षा प्रणालियों और भाषाओं के पतन का भी कारण बनी। आज, लगभग 2 शताब्दी बाद, हम ये सोचने पर मजबूर हैं, क्या मैकॉले की शिक्षा प्रणाली भारत के लिए वरदान थी या अभिशाप? आइए इस पर विस्तार से विचार करें। 1. भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा का स्थायी प्रभाव। अंग्रेजी, अफसरों की भाषा या मानसिक गुलामी। मैकॉले ने अंग्रेजी को शिक्षा का मुख्य माध्यम बनाया, जिससे एक अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों का वर्ग तैयार हुआ। आज भी अंग्रेजी को एक सफलता की भाषा माना जाता है। सकारात्मक प्रभाव। अंग्रेजी ने भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और आधुनिक शिक्षा तक भारतीयों की पहुंच बनी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरियों के लिए अंग्रेजी एक अनिवार्य योग्यता बन गई। नकारात्मक प्रभाव। अंग्रेजी को अधिक महत्व देने से भारतीय भाषाओं का ह्रास हुआ। समाज में अंग्रेजी बोलने वालों और गैर अंग्रेजी भाषी लोगों के बीच एक सामाजिक खाई बन गई। अंग्रेजी न बोल पाने वाले कई प्रतिभाशाली लोग अवसरों से वंचित रह गए। क्या अंग्रेजी को इस हद तक प्राथमिकता देना सही था? क्या इससे भारतीय भाषाओं का अपमान नहीं हुआ? 2. स्वतंत्रता संग्राम और अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों की भूमिका। मैकॉले की शिक्षा प्रणाली से निकला पढ़ा लिखा वर्ग ही आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने लगा। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, ये सभी अंग्रेजी शिक्षित थे। भारतीय सिविल सेवा (ICS) में चयनित होने वाले भारतीय अंग्रेजी माध्यम में शिक्षित थे। संविधान सभा में काम करने वाले प्रमुख नेता अंग्रेजी में दक्ष थे। क्या मैकॉले की शिक्षा नीति के बिना यह संभव हो पाता? या फिर स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय भाषाओं को भी उचित स्थान मिलना चाहिए था? 3. भारतीय संस्कृति और परंपरागत शिक्षा का पतन। गुरुकुल और मदरसा शिक्षा प्रणाली का ह्रास। मैकॉले की शिक्षा प्रणाली से पहले भारत में गुरुकुल प्रणाली, मदरसा शिक्षा और पारंपरिक विद्यालयों का बोलबाला था, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से गुरुकुल धीरे धीरे विलुप्त हो गए। मदरसे केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित रह गए। संस्कृत, फारसी और अरबी में शिक्षा का महत्व कम हो गया। क्या ये बदलाव अनिवार्य था, या इसे बेहतर तरीके से संतुलित किया जा सकता था? 4. भारतीय भाषाओं का हाशिए पर जाना। क्या भारतीय भाषाओं को पीछे धकेला गया? 1835 में मैकॉले ने भारतीय भाषाओं को अव्यावहारिक बताया था। आज 21वीं सदी में भी अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बना हुआ है।
भारतीय स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी जाती है। उच्च शिक्षा में अधिकांश कोर्स अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। न्यायपालिका, प्रशासन और सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का बोलबाला है। क्या ये सही है कि भारत में रहने वाले भारतीयों को अपनी ही भाषाओं में उच्च शिक्षा नहीं मिलती? 5. समाज में उच्च और निम्न वर्ग की खाई। अंग्रेजी शिक्षा, एक नया सामाजिक भेदभाव। मैकॉले की नीति के बाद समाज में दो वर्ग बन गए। 1. अंग्रेजी शिक्षित उच्च वर्ग जिन्हें प्रशासनिक और उच्च पदों पर स्थान मिला। 2. स्थानीय भाषाओं में शिक्षित आम जनता जिनके लिए नौकरियों और अवसरों की कमी रही। आज भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बेहतर माना जाता है। गांवों और कस्बों में शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर रही। अंग्रेजी बोलने वालों को स्मार्ट और सफल समझा जाता है। क्या अंग्रेजी ने भारत में एक नया भाषा आधारित जातिवाद पैदा कर दिया है? 6. आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव। आज भी मैकॉले की छाया में भारत की शिक्षा। आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली में रटकर पास होने की प्रवृत्ति हावी है। सृजनात्मकता और मौलिक चिंतन को कम प्रोत्साहन मिलता है। करियर के लिए अंग्रेजी माध्यम को ही अनिवार्य माना जाता है। क्या हमें एक नई शिक्षा नीति की जरूरत है जो हमारी जड़ों से जुड़े और हमें वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी बनाए? 7. क्या भारत को शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की जरूरत है? नई शिक्षा नीति NEP 2020 एक नया प्रयास। सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की, जिसमें भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और रचनात्मक सोच पर जोर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की सिफारिश। स्मृति आधारित पढ़ाई के बजाय व्यवहारिक ज्ञान पर ध्यान। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा। क्या ये सुधार मैकॉले की शिक्षा प्रणाली को सही दिशा में ले जाने का प्रयास है? 8. निष्कर्ष। मैकॉले की शिक्षा प्रणाली, लाभ या हानि। मैकॉले की शिक्षा नीति के पक्ष में तर्क। आधुनिक विज्ञान, गणित और प्रशासन का विकास हुआ। भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला। स्वतंत्रता संग्राम में शिक्षित भारतीयों की भूमिका रही। मैकॉले की शिक्षा नीति के खिलाफ तर्क। भारतीय भाषाओं और संस्कृति को हाशिए पर डाल दिया गया। अंग्रेजी शिक्षित और गैर अंग्रेजी शिक्षित लोगों के बीच सामाजिक खाई बनी। रचनात्मकता और मौलिक चिंतन को दबाया गया। क्या हमें मैकॉले की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से अपनाए रखना चाहिए या इसे भारतीय संदर्भ में फिर से परिभाषित करना चाहिए? मैकॉले की शिक्षा प्रणाली ने भारत को आधुनिक बनाया, लेकिन क्या ये भारतीयता के साथ किया गया अन्याय था? क्या ये सिर्फ एक औपनिवेशिक साजिश थी या समय की जरूरत? इस प्रश्न का उत्तर हमें खुद तलाशना होगा, अपनी शिक्षा प्रणाली को भारतीय संदर्भ में समझकर और आगे बढ़ाकर। क्या मैकॉले की बनाई शिक्षा नीति आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है? क्या हम आज भी उसी औपनिवेशिक मानसिकता के अधीन हैं? थॉमस बैबिंगटन। मैकॉले की शिक्षा प्रणाली ने भारत को आधुनिक बनाया, लेकिन ये सवाल आज भी बना हुआ है, क्या ये शिक्षा प्रणाली हमें आगे ले जा रही है या पीछे धकेल रही है? 21वीं सदी में, जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तब भी हमारी शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी का वर्चस्व और पश्चिमी सोच का प्रभाव देखा जा सकता है। क्या यह मैकॉले की विरासत है या हम अपनी शिक्षा प्रणाली को सही दिशा में नहीं ले जा पाए? आइए इस पर गहराई से विचार करें। 1. भारतीय शिक्षा प्रणाली में मैकॉले की छाप। अंग्रेजी माध्यम का वर्चस्व। आज भी भारत में शिक्षा का माध्यम मुख्य रूप से अंग्रेजी है। भारत के प्रतिष्ठित स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम को ही प्राथमिकता दी जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। अधिकांश उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी ही होता है।
क्या यह उचित है कि भारत जैसे विशाल बहुभाषी देश में शिक्षा के लिए एक विदेशी भाषा को इतना महत्व दिया जाए? भारतीय भाषाओं की अनदेखी। मैकॉले ने भारतीय भाषाओं को पिछड़ा माना था और आज भी यह मानसिकता बनी हुई है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में उच्च शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। मातृभाषा में पढ़े छात्रों को कम अवसर मिलते हैं। अंग्रेजी न जानने वालों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। क्या भारतीय भाषाओं में भी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है? 2. अंग्रेजी शिक्षा। एक सामाजिक विभाजन रेखा। शहरी और ग्रामीण शिक्षा में अंतर। शहरों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की भरमार है। गांवों और छोटे कस्बों में सरकारी स्कूलों की शिक्षा स्तर कमजोर है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वालों को ज़्यादा अवसर मिलते हैं। क्या ये शिक्षा प्रणाली केवल अमीरों के लिए अवसर पैदा कर रही है? अंग्रेजी बोलने वाले बनाम स्थानीय भाषा बोलने वाले। आज भी समाज में अंग्रेजी बोलने वालों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इंटरव्यू में अंग्रेजी बोलने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलती है। लोकसभा और राज्यसभा में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी का इस्तेमाल अधिक होता है। आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में अंग्रेजी अनिवार्य है। क्या हमें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत नहीं है? 3. भारत की नौकरशाही में मैकॉले की छाया। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और अंग्रेजी। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की परीक्षा में अंग्रेजी का वर्चस्व है। नौकरशाही में अंग्रेजी का प्रभाव इतना गहरा है कि कई अधिकारी अपनी मातृभाषा में काम नहीं कर पाते। ग्रामीण भारत में नौकरशाही और आम जनता के बीच भाषा की दीवार बनी हुई है। क्या प्रशासन में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए? न्यायपालिका में अंग्रेजी का प्रभुत्व। अधिकांश कानून अंग्रेजी में लिखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी में दलीलें दी जाती हैं। आम जनता को न्याय प्रणाली समझने में कठिनाई होती है। क्या अदालतों में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? 4. मैकॉले की शिक्षा प्रणाली और भारत की अर्थव्यवस्था। उद्योग और नौकरियों में अंग्रेजी की अनिवार्यता। आईटी, बैंकिंग, मेडिकल और अन्य क्षेत्रों में अंग्रेजी का बोलबाला है। विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजी आवश्यक मानी जाती है। अंग्रेजी नहीं जानने वालों के लिए करियर की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। क्या हमें बहुभाषी कार्य संस्कृति विकसित करनी चाहिए? स्टार्टअप और स्थानीय भाषाओं का अभाव। अधिकांश स्टार्टअप अंग्रेजी केंद्रित होते हैं। स्थानीय भाषाओं में तकनीकी सामग्री और संसाधनों की कमी है। ग्रामीण उद्यमियों के लिए यह एक बड़ी बाधा बनती है। क्या हमें भारतीय भाषाओं में भी उद्यमिता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? 5. नई शिक्षा नीति (NEP 2020). मैकॉले की छाया से बाहर निकलने का प्रयास। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) ने भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की कोशिश की है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की सिफारिश। हायर एजुकेशन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा। अंग्रेजी के वर्चस्व को कम करने का प्रयास। क्या ये बदलाव सही दिशा में है? व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास। सिर्फ डिग्री पर जोर देने के बजाय कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा। रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करने की योजना। विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास। क्या इससे भारत एक आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बन सकता है? 6. निष्कर्ष। क्या मैकॉले की विरासत को बदलने का समय आ गया है? मैकॉले की शिक्षा नीति का निष्पक्ष मूल्यांकन। सकारात्मक प्रभाव। भारत को आधुनिक शिक्षा प्रणाली मिली। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए अंग्रेजी का ज्ञान फायदेमंद रहा। प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली को एक नया स्वरूप मिला। नकारात्मक प्रभाव। भारतीय भाषाओं को पीछे धकेल दिया गया। समाज में अंग्रेजी और गैर अंग्रेजी वालों के बीच गहरी खाई बन गई।
शिक्षा प्रणाली में मौलिक सोच और नवाचार को हतोत्साहित किया गया। क्या अब हमें अपनी शिक्षा नीति को भारतीय दृष्टिकोण से फिर से परिभाषित करना चाहिए? अंतिम विचार, क्या भारत को अभी भी मैकॉले की बनाई शिक्षा प्रणाली पर निर्भर रहना चाहिए? 2. मानसिक गुलामी और सांस्कृतिक संकट। भारतीयों को यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी भाषाएं और संस्कृति हीन हैं। अंग्रेजी न जानने वाले लोगों को गंवार या अशिक्षित समझा जाने लगा। यह मानसिक गुलामी आज भी भारतीय समाज में देखी जा सकती है। 3. सामाजिक और आर्थिक विभाजन। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अधिक अवसर मिले, जबकि हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ने वाले पीछे रह गए। आज भी भारत में अंग्रेजी भाषा एक सफलता की कुंजी मानी जाती है। तो क्या अंग्रेजी केवल ज्ञान का माध्यम थी, या यह एक नया सामाजिक अन्याय था? आज की स्थिति, क्या अंग्रेजी भाषा आज भी एक विभाजन रेखा है? आज भी भारत में अंग्रेजी का वर्चस्व है। सरकारी नौकरियों, उच्च शिक्षा, कॉर्पोरेट सेक्टर में अंग्रेजी की मांग ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न वर्ग के बच्चों के लिए अंग्रेजी एक बड़ी बाधा बनी हुई है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा और अनुसंधान सीमित हैं। लेकिन अब परिवर्तन की लहर शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल की है। तकनीक और इंटरनेट के कारण भारतीय भाषाओं में कंटेंट बढ़ रहा है। कई देशों जैसे जापान, जर्मनी, चीन ने अपनी भाषाओं में शिक्षा देकर विकास किया है, तो भारत क्यों नहीं? अब ये हमारे हाथ में है। क्या हम अंग्रेजी के गुलाम बने रहेंगे, या एक नई शिक्षा नीति बनाएंगे जो भारतीय भाषाओं को फिर से सशक्त करेगी? निष्कर्ष, वरदान या अभिशाप। अंग्रेजी ने भारत को आधुनिक विज्ञान, वैश्विक अवसर और प्रशासनिक दक्षता दी, लेकिन इसने भारतीय भाषाओं को हाशिए पर डाल दिया, समाज में विभाजन किया और मानसिक गुलामी पैदा की। अब हमें ये तय करना है, क्या हम अपनी शिक्षा प्रणाली को भारतीय भाषाओं के अनुसार ढाल सकते हैं? क्या हम अंग्रेजी को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बनाएंगे, न कि श्रेष्ठता का प्रतीक? भाषा ज्ञान का द्वार होती है, लेकिन वह गुलामी का कारण नहीं बननी चाहिए। अब हमें एक नई राह चुननी होगी, एक ऐसी राह जो हमें हमारी जड़ों से जोड़कर भविष्य की ओर ले जाए। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं है, ये समाज की संरचना को बदलने वाली सबसे शक्तिशाली ताकत है। 1835 में जब थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की, तो इसका असर केवल भाषा तक सीमित नहीं था। इसने भारत की जाति व्यवस्था, सामाजिक संरचना और सत्ता संतुलन को भी गहराई से प्रभावित किया। अब सवाल उठता है, क्या मैकॉले की शिक्षा नीति ने जातिवाद को कमजोर किया या और मजबूत बनाया? क्या इससे दलितों और निम्न जातियों को अवसर मिले या वे और पीछे धकेल दिए गए? महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों पर इसका क्या असर पड़ा? आइए इस जटिल प्रश्न का गहन विश्लेषण करें। भारत में पारंपरिक शिक्षा और जाति व्यवस्था। भारत में शिक्षा का एक लंबा और जटिल इतिहास रहा है। परंपरागत रूप से शिक्षा समाज के हर वर्ग के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं थी। 1. गुरुकुल प्रणाली और जातिगत भेदभाव। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में शिक्षा पर उच्च जातियों का नियंत्रण था। शूद्रों और दलितों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भी उच्च जातियों तक सीमित थे। 2. मुगल काल और मदरसा शिक्षा। इस्लामी शासन में मदरसों की शुरुआत हुई, जो मुख्य रूप से मुस्लिम अभिजात्य वर्ग के लिए थे। दलितों और निम्न जातियों को अभी भी शिक्षा का व्यापक अवसर नहीं मिला। तो जब मैकॉले भारत आए, तो क्या उन्होंने इस सामाजिक असमानता को खत्म किया? क्या मैकॉले की शिक्षा नीति ने जातिवाद को कमजोर किया? 1. पहली बार सभी वर्गों के लिए शिक्षा का अवसर।
अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना के बाद शिक्षा पर ब्राह्मणों का वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लगा। निम्न जातियों और दलितों के लिए शिक्षा के द्वार खुले। भारतीय सिविल सेवा (ICS) में योग्यता आधारित भर्ती शुरू हुई, जिससे जातिगत बाधाएं टूटीं। 2. दलित और पिछड़े वर्गों के लिए नए अवसर। कई समाज सुधारकों ने अंग्रेजी शिक्षा का उपयोग कर जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चलाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई दलित और पिछड़े वर्ग के नेता उभर कर आए। अगर अंग्रेजी शिक्षा न आई होती तो क्या दलित और पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता? लेकिन क्या इससे नया भेदभाव नहीं जन्मा? 1. अंग्रेजी शिक्षित और भारतीय भाषा शिक्षित लोगों में अंतर। अंग्रेजी जानने वाले उच्च वर्गीय भारतीयों को प्रशासनिक और सामाजिक लाभ मिले। हिंदी, बांग्ला, तमिल या अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ने वाले पीछे रह गए। यह एक नया, शिक्षा आधारित जातिवाद बन गया, जिसमें अंग्रेजी बोलने वाले ऊंचे माने गए और भारतीय भाषाएं जानने वाले पिछड़े। 2. महिलाओं की शिक्षा पर प्रभाव। परंपरागत समाज में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, और अंग्रेजी शिक्षा में भी शुरुआत में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही। ऊंची जातियों की महिलाएं अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर सकीं, लेकिन निम्न जातियों की महिलाएं लंबे समय तक शिक्षा से वंचित रहीं। 3. क्या मैकॉले ने सच में जातिवाद मिटाने की कोशिश की? मैकॉले का मुख्य उद्देश्य जातिवाद मिटाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश प्रशासन के लिए भारतीय बाबुओं को तैयार करना था। उन्होंने केवल एक नए, एलीट वर्ग को जन्म दिया, जिसने सभी जातियों को नई शक्ति दी। तो क्या अंग्रेजी शिक्षा ने दलितों को ऊपर उठाया या सिर्फ एक नया भेदभाव पैदा कर दिया? मैकॉले ने जो शिक्षा नीति बनाई थी, वह एक औपनिवेशिक मानसिकता के तहत बनाई गई थी। लेकिन भारत आज़ाद है। क्या अब हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को अपने समाज, संस्कृति और भाषाओं के अनुसार नहीं ढालना चाहिए? ये समय है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को दोबारा परिभाषित करें और भारतीय भाषाओं, संस्कृति और नवाचार को बढ़ावा दें। निष्कर्ष: मैकॉले, नायक या खलनायक? क्या मैकॉले भारतीय शिक्षा प्रणाली के निर्माता थे या भारतीय संस्कृति के विध्वंसक? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का नाम भारतीय शिक्षा इतिहास में सबसे विवादित नामों में से एक है। कुछ लोग उन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें भारतीय भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं का विरोधी मानते हैं। मैकॉले की शिक्षा नीति का प्रभाव आज भी भारत पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेकिन क्या हमें उन्हें एक नायक की तरह देखना चाहिए, जिन्होंने भारत को आधुनिक शिक्षा दी, या फिर उन्हें एक खलनायक मानना चाहिए, जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को नष्ट कर दिया? आइए इस प्रश्न का निष्पक्ष मूल्यांकन करें। 1. मैकॉले की उपलब्धियां। क्या वह भारत के लिए लाभदायक थे? भारत में एकीकृत शिक्षा प्रणाली की शुरुआत। मैकॉले ने भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित की, जो पूरे देश में समान रूप से लागू हो सकती थी। उन्होंने शिक्षा को व्यावहारिक बनाया, जिसमें विज्ञान, गणित और आधुनिक विषयों को शामिल किया गया। उन्होंने शिक्षा को संगठित करने के लिए संस्थानों की स्थापना की। क्या ये सही नहीं था कि भारत को एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली मिले? आधुनिक प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे का निर्माण। मैकॉले ने भारतीय सिविल सेवा (ICS) के लिए शिक्षित व्यक्तियों की आपूर्ति की। उन्होंने भारतीय दंड संहिता (IPC) का प्रारूप तैयार किया, जो आज भी भारत में लागू है। उन्होंने न्यायिक प्रणाली को संगठित किया, जिससे कानूनी प्रक्रियाएं स्पष्ट हुईं। क्या यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने भारत के प्रशासन को संगठित करने में योगदान दिया? अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैश्विक अवसर। अंग्रेजी भाषा के कारण भारतीय छात्र और पेशेवर आज दुनिया भर में काम कर सकते हैं।
अंग्रेजी ने भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की सफलता का एक बड़ा कारण अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी है। क्या ये संभव था कि भारत बिना अंग्रेजी के आज इतना आगे बढ़ पाता? 2. मैकॉले की आलोचना, क्या उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया? भारतीय भाषाओं और संस्कृति की उपेक्षा, मैकॉले ने भारतीय भाषाओं को पिछड़ा और अनुपयोगी बताया। संस्कृत, फारसी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला जैसी समृद्ध भाषाओं को शिक्षा से बाहर कर दिया गया। भारतीय दर्शन, गणित और विज्ञान की हजारों साल पुरानी परंपरा को महत्व नहीं दिया गया। क्या ये भारत के सांस्कृतिक विरासत का अपमान नहीं था? क्लर्क बनाने की शिक्षा की मानसिकता, मैकॉले की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कर्मचारियों, क्लर्क, का उत्पादन करना था। इस शिक्षा प्रणाली ने विद्यार्थियों में रचनात्मकता और मौलिक सोच को हतोत्साहित किया। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना बन गया, ज्ञान प्राप्त करना नहीं। क्या ये शिक्षा प्रणाली भारत को केवल श्रमिक देश बनाने के लिए थी? सामाजिक असमानता और अंग्रेजी वर्चस्व, अंग्रेजी जानने वाले और न जानने वालों के बीच एक गहरी खाई बन गई। ग्रामीण भारत में शिक्षा पिछड़ गई क्योंकि वहां अंग्रेजी माध्यम का अभाव था। भारत में शिक्षा एक विशेष वर्ग तक सीमित हो गई, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ी। क्या यह उचित था कि अंग्रेजी भाषा को इतनी प्राथमिकता दी जाए? 3. क्या भारत को अपनी शिक्षा नीति बदलनी चाहिए? भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, शिक्षा को मातृभाषा में देना चाहिए ताकि अधिक लोग लाभ उठा सकें। भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा और शोध कार्य को बढ़ावा देना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी की अनिवार्यता को कम किया जाना चाहिए। क्या इससे अधिक छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे? रोजगार के लिए शिक्षा का पुनर्गठन, केवल डिग्री देने के बजाय कौशल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली शिक्षा प्रणाली अपनानी चाहिए। क्लर्क मानसिकता से बाहर निकलकर नेतृत्व और नवाचार की सोच को विकसित करना चाहिए। क्या ये भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बना सकता है? शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना, ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच के अंतर को कम करना होगा। महिलाओं और दलितों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना होगा। सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने होंगे। क्या इससे समाज में बराबरी आएगी? 4. निष्कर्ष, मैकॉले नायक या खलनायक? सकारात्मक पक्ष, मैकॉले ने भारत को एक संगठित शिक्षा प्रणाली दी। उन्होंने आधुनिक विषयों को शिक्षा में शामिल किया। अंग्रेजी भाषा के कारण भारत को वैश्विक अवसर मिले। उन्होंने प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे को मजबूत किया। नकारात्मक पक्ष, भारतीय भाषाओं और संस्कृति को हाशिए पर डाल दिया। शिक्षा को एकरूप नहीं बनाया, बल्कि इसे समाज में विभाजन का कारण बनाया। क्लर्क मानसिकता को बढ़ावा दिया और नवाचार को हतोत्साहित किया। सामाजिक असमानता को गहरा कर दिया। 5. अंतिम विचार, क्या मैकॉले नायक थे? हाँ, क्योंकि उन्होंने भारत को एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली दी। हाँ, क्योंकि उनकी नीति से भारत ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना सीखा। क्या मैकॉले खलनायक थे? हाँ, क्योंकि उन्होंने भारतीय भाषाओं और संस्कृति को महत्व नहीं दिया। हाँ, क्योंकि उनकी शिक्षा नीति से समाज में असमानता बढ़ी। तो क्या हमें उनकी शिक्षा नीति को जारी रखना चाहिए? नहीं, हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को भारतीय संदर्भ में विकसित करना होगा। हमें अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं को भी बढ़ावा देना होगा। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना होना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम मैकॉले की छाया से बाहर निकलें और अपनी शिक्षा प्रणाली को भारतीय सोच और आवश्यकताओं के अनुरूप ढालें। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें।
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।